नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक डोज वाई पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे भैंसों के वर्गीकरण के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपने बात कर चुके थे भैंसों का सामान्य परिचय, जिसमें भैंस का जूलॉजिकल नेम, गुणसूत्रों की संख्या, उसके मीट को क्या कहते हैं, गर्भावधि काल क्या है, दांतों की संख्या कितनी है, वो सारी बातें अपने कर चुके थे और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज अपने बात करेंगे बड़ा ही शानदार टॉपिक, भैंसों का वर्गीकरण, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आता है। इसी के साथ 12th है, जेट, ICR, BHU, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे से इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भैंसों का वर्गीकरण। देखो राजा, अभी तक अपने पहले की वीडियोस के अंदर अपने बात कर चुके थे, भैंस का सामान्य परिचय पहले पढ़ चुके थे और आज अपने बात कर रहे हैं भैंसों का वर्गीकरण। भैंसों के वर्गीकरण में देखो, सबसे पहले अपने बात कर दी, जो मान्यता प्राप्त अपने पास टोटल नस्लें हैं भैंसों की, वो 17 नस्लें हैं। मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं? 17। ये वर्तमान में अगर बात की जाए ना, वर्तमान में कितनी है? 17। और RBSC बोर्ड की बुक से अगर अपने देखा जाए 12th क्लास के अंदर, तब अपने पास कितनी लिखी हुई है? 13। लेकिन अपने टोटल की टोटल 17 नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। 17 कौन कौन सी है, जो नई 4 आई है वो कौन सी ऐड हुई है, उनके बारे में भी जानेंगे। और इसके अलावा कौन कौन सी भैंसें हैं, रिवर भैंसें कौन सी है, स्वैम्प भैंसें कौन सी है, कीचड़ वाली कौन सी है ना, उन सभी के बारे में। तो आज इन्हीं के बारे में अपने बात करेंगे वर्गीकरण के अंदर, कि कौन कौन सी अपने भैंसों की नस्लें हैं, किस प्रकार की नस्लें हैं, उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं राजा, अपने शुरू करते हैं भैंसों की नस्लों के बारे में। और भैंसों की नस्लों के अंदर अभी तक अपने बात पीछे सामान्य परिचय पढ़ ली। अब अपने बात करेंगे भैंसों के वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? भैंसों का वर्गीकरण। किसके बारे में बात करेंगे? अपने भैंसों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे कि भी अपने पास जो भैंसें हैं वो किस किस टाइप की है, कैसी कैसी भैंसें। तो चलो देखो राजा, अगर अपने वर्गीकरण में देखा जाए तो सबसे पहले भैंसों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है राजा अफ्रीकन भैंसें, और दूसरी अपने पास कौन सी है? एशियन। एक है आपकी अफ्रीकन है राजा, अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ लिख देता हूं मैं। एक है आपकी अफ्रीकन भैंसें, अफ्रीकन, एक अपने पास है अफ्रीकन, और दूसरी अपने पास कौन सी है? इसको अपने चलो इरेज कर दो, ये लो। एक अपने पास है अफ्रीकन भैंसें और दूसरी है अपने पास एशियन भैंसें। और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो अपने पास सारी की सारी एशियन भैंसें हैं। जो एशियन भैंसें, इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पालतू और एक होती है जंगली। जंगली तो अपने मोस्टली डिस्कवरी वगैरह चैनल पे देखे ना, ये जंगली भैंसा अब शेर पे आक्रमण करने जा रहा, ऐसा करके वो कुछ बोलते हैं, तो वो जंगली भैंसें। जंगली भैंसें अपने सिलेबस में भी नहीं है और ना अपने कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती। अपने जो भैंसें आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो आती है पालतू। अब देखो, सबसे पहले अपने भैंसों को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। पहली अफ्रीकन और दूसरी एशियन। एशियन आगे कितने भागों में बांट दी? 2। एक पालतू और दूसरी जंगली। अब जो पालतू भैंसें हैं, पालतू भैंसों को अपने कितने भागों में बांट रहे हैं? 2 भागों में बांट रहे हैं। पालतू भैंसों के अंदर एक तो अपने पास कौन सी भैंस है? रीवर। और दूसरी होती है स्वैम्प। स्वैम्प को कह दो राजा दलदली या कीचड़ वाली भैंसें, या कीचड़ में रहने वाली, कीचड़ में रहने वाली। एक तो होगी अपने जैसे दलदल कीचड़ के अंदर रह रही है, कई भैंस पड़ी रहे कादा गमा लिपटी जमा लिपीजे। और एक होती है रीवर, जो जल के अंदर, जो जलीय क्षेत्र में रह रही है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने रीवर की बात करें तो सर्वाधिक दूध देने वाली होती है रीवर भैंसें। और अपने जो पालते हैं राजा, वो लगभग कौन सी पालते हैं? रीवर भैंसें अपने मोस्टली पालते हैं। जो रीवर भैंसें होती है वो सर्वाधिक दूध देने वाली होती है। रीवर भैंसों के अंदर जो दूध की अमाउंट होती है राजा, वो 1300 से 2000 लीटर दुग्ध काल। और दुग्ध काल कितना? 310 दिन के दुग्ध काल के अंदर ये 300 दिन के दूध काल में देती है। और सामान्यतः अगर देखा जाए ना, तो भैंसों के अंदर जो दूध काल होता है वो 10 से 11 माह का होता है। 300 से 310 दिन का होता है, 330 दिन का दुग्ध काल ये भैंसों का होता है। सामान्य 10 से 11 माह का होता है दूध काल। और जो रीवर भैंसें हैं वो सबसे ज्यादा दूध देने वाला, दूध की मैं को नदियां बात है। और आप देखा कि वह दूध ही दूध वाली वह सारी भैंसियां। और भैंस पाला ही आपने तो गाँव में रोड से क्या कहते रहे, बा
दूध भर दिया या जरीकन घी को भरतो ही आवे और फिर पालो पड़ेगा फिर पिंडिया भी बनाने। हाँ शाबाश, देखो अधिक दूध देने वाली 1300 से 2000 लीटर दूध देगी और 300 दिन के अंदर। कौन सी भैंसे? रीवर। ये भैंसे अपने भारत, पाकिस्तान, मध्य पूर्वी एशिया जैसे यूनान है, इटली है, दक्षिणी पूर्वी यूरोप है, इन कंट्रियों में पाई जाती है। तो अपने इसकी बात करनी है, अपने देश की, है ना। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, क्या बात है। मैं कह रहा हूँ भारत में जन्म लेना मतलब सौभाग्य की बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया। रीवर अधिक दूध देने वाली 1300 से 2000 जो लीटर दूध देगी 300 दिन काल में, जिसमें जैसे भारत है, पाकिस्तान है, मध्य पूर्वी एशिया के देश जैसे यूनान है, इटली, दक्षिण पूर्वी यूरोप, ये आते हैं। और दूसरी तरफ आती है राजा स्वैम्प यानी दलदल वाली या कीचड़ वाली भैंसें। ये अपने ब्रह्मा, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, चाइना, ताइवान, दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश है उन देशों के अंदर पाई जाती है। तो ये कीचड़ वाली भैंसें हैं और कीचड़ में दलदल में मुख्यतः ही रहती है। जो अपने भैंसें रहती है राजा, ये कौन सी होती है? रीवर वाली, या इनको जलीय भैंसे भी कह सकते हैं। अगर रीवर नाम न मिले तो आपको कौन सा मिल सकता है? जलीय भैंसे भी कहते हैं। समझ के बात क्या? तो भैंसे अपने सबसे पहले देखे तो दो प्रकार की, पहली अफ्रीकन और दूसरी एशियन। एशियन भैंसे कितने प्रकार की? दो, एक पालतू दूसरी जंगली। पालतू पुनः कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक रीवर और दूसरी स्वैम्प। समझ के बात? एक रीवर और दूसरी स्वैम्प। रीवर सर्वाधिक दूध देने वाली होती है, 1300 से 2000 लीटर दूध और 300 दिन के दुग्ध काल के अंदर ये इतना दूध देती। अरे बोलो हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये मतलब अपने चार्ट बना लिया और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस ये मुख्य भैंसे आ गई अपने, देखो। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट। मैं साइड में हूँ के मेरे से आगे खींच लो कर लिया ना। हाँ देखो राजा, ठीक है। अब ये तो हो गई अपने पास भैंसों का वर्गीकरण। भैंसे अपने एक बार मैं फिर कर दूं, दो प्रकार की, एक अफ्रीकन और दूसरी एशियन। एशियन फिर दो प्रकार की, एक जंगली और एक पालतू। पालतू फिर दो प्रकार की, एक रीवर और दूसरी स्वैम्प। स्वैम्प होती है कीचड़ वाली है चाइना, सिंगापुर यहाँ पे, और जो रीवर वाली है ये भारत है, पाकिस्तान है, और इसके अलावा मध्य पूर्वी जो एशिया है इनके देश है, चाहे इटली है चाहे यूनान है, इन देशों के अंदर पाई जाती है। समझ के बात क्या? ये तो हो गया एक वर्गीकरण भैंसों का जो सामान्य अपने हैं। इसी के साथ और देखो राजा, इसी के साथ अन्य अगर अपने बात करें भैंसों के वर्गीकरण की, तो भैंसों के वर्गीकरण अगर वजन के आधार पर अगर बात की जाए, भार के आधार पर, वेट के आधार पर भैंस कौन सी, उनके आकार के आधार पर देखा जाए तो आकार के आधार पर अपने 3 श्रेणियों में बांटा गया। आकार कह दो या कृषि कार्य कह दो, भैंसों के आकार के आधार पर वर्गीकरण। आकार कि उनका आकार क्योंकि तो मोटी मोटी जाफराबादी है जो मिलनी एलिफेंट हाथी वर्गी है। तो आकार के आधार पर अपने पास 3 श्रेणी है, भारी श्रेणी है, एक मध्यम श्रेणी है और एक हल्की श्रेणी है। ठीक है ना, ये 3 श्रेणी बांटी गई है। आकार के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आकार मतलब उनका वाया कितनी बड़ी है। पहली होती है राजा भारी श्रेणी, फिर मध्यम श्रेणी और हल्की श्रेणी। हल्की में एक ही और एक ही नाम याद रखना है। हल्की में सूरत हल्की, आहा क्या बात है। आलियो तो सूरती सारा हल्की, अब इतनी भी हल्की कौन की थे यहाँ को जी, मैं तो यहाँ सांकड़ पकड़ के घुमा दिया, घूमे को नहीं भेजा कटी थे के, जो मैं तो भैंस को दूध पी गए जी, यहाँ भैंस घूमे को नहीं भेजा। हाँ शाबाश। हल्की मतलब सूरत हल्की, क्या बात है, बस सूरत हल्की कह दो अपने आप आ गई हल्की श्रेणी। ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने देखो मेन पढ़ लेते हैं। हल्की सबसे, सूरत हल्की, सूरत के बाद मध्य। अब देखो मध्य के अंदर एक नाम तो मैं आ गया। अच्छा, मैं ध को भय पढ़ लो, मभ पढ़ लो, मभ। मध्यम श्रेणी को मभ नाम से पढ़ लो, मैं और भय। ठीक है, मभ। मभ का महसाना और बदावरी बना लो। क्या बना लो? महसाना। अब कह दो जी मुर्रा बना दे। मुर्रा तो ऊ से है, आपा मैं हूं एक ही आ गया अपना पास। अपने जो सिलेबस में है ना महसाना और मुर्रा ही है, तो मुर्रा तो आप सीधी निकाल दो कि बारी आ लियो। मुर्रा में बाहर है, बाहर मुर्र, ये देखो बारी मुर्री है ना। तो यहाँ स्टेप पूछा लोगे तो सारी बताऊंगा, यहाँ तावड़ो करोगे तो फिर बढ़ जाए। यहाँ ठार के खाओ, ठार के खाए दो 500। हाँ शाबाश, देखो भाई टाबर तो शाना। महसाना। हल्की कौन सी? सूरती। मध्यम को मैं कह रहा हूं मब पढ़ो, मैं फॉर महसाना, भय फॉर बदावरी।
ठीक है ना। बदावरी, अरे क्या बात है, बदावरी के अंदर फैट कितनी होती है, वसा, वसा अधिकतम वसा होती है 14%। बदावरी के अंदर फैट पाई जाती है, वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है, 14% होती है भैया। और महसाना क्रॉस से बनती है भैया, महसाना किसके क्रॉस से, मुर्रा क्रॉस सूरती, मुर्रा क्रॉस सूरती से कौन सी बन जाती है अपने, महसाना, मुर्रा और सूरती क्रॉस से बनती है। ठीक है, आगे देखो बारी श्रेणी में, बारी में है मुर्रा, जाफराबादी और नीली रावी। इन तीनों के बारे में अपने मोस्टली जानते ही हैं। अपने तीन अलग कर दी तो तीन अपने पास अलग ही रहेगी, मुर्रा, जाफराबादी और नीली रावी। ठीक है, ये सबसे भारी श्रेणी में है। और श्रेणी के आधार पर यानी आकार और वजन के वेट के आधार पर कितनी बोलो, अरे बोलो बेटा, हाँ शाबाश, कितना अच्छा टाबर। 3 प्रकार की श्रेणी, पहली भारी, दूसरी मध्यम और तीसरी हल्की। हल्की होती है सूरत, सूरतें नहीं देखनी चाहिए, सीरतें देखनी चाहिए। सीरत अच्छी होगी तो सूरत मायने नहीं रखेगी। क्या बात है, सीरत का मतलब लोगों के भाव अच्छे होने चाहिए, कि आपके प्रति उसका भाव कैसा है। अगर भाव अच्छा होगा तो मैं कह रहा हूं चाहे सूरत कैसी हो, सीरतें अच्छी तो सूरतें मायने नहीं रखती। तो सबसे हल्की की बात करें तो सूरती, सूरत हल्की होती है, ये बात स्पष्ट होगी। देखो सूरतें हल्की हैं, सीरतें भारी है जनाब। तो सबसे हल्की कौन सी श्रेणी होगी, सूरती। अब अपने बात करते हैं मध्यम श्रेणी के अंदर। मध्यम को मैंने कहा मब पढ़ो, मैं भय, महसाना और, अरे बोलो महसाना और बदावरी, महसाना और बदावरी। अब कौन सी आ जाती है, बारी। बारी में कितनी, 3, पहली मुर्रा, दूसरी जाफराबादी, तीसरी नीली रावी। शाबाश, ये सारी महत्वपूर्ण आती है, समझ गए। इसके अंदर मैं सभी के बारे में मुख्य मुख्य एक एक बातें और बता दूं। देखो सूरती में जो सींग है, सींग दराती के आकार के, सींग दराती के आकार के, ये सूरती की निशानी। बदावरी में वसा मैंने लिख दी 14%, महसाना, मुर्रा क्रॉस है, सूरती, महसाना, जाफराबादी, मिनी एलिफेंट, मिनी एलिफेंट, नीली रावी, नीली रावी को पंच कल्याणी कहते हैं, कल्याणी कह दो इसको, है ना, ऐसे लिखो। नीली रावी के अंदर कह दो वॉल आइज पाई जाती है, ये सही रहेगा, वॉल आइज, वॉल आइज। और मुर्रा के अंदर क्या लिखोगे, मुर्रा को लिखो जलेबी जैसे सींग, ऐसे लिखो, जलेबी सींग, जलेबी जैसे सींग पाए जाते हैं, वो किसमें होते हैं, मुर्रा के अंदर। ये सामान्य बातें भी इसके अंदर आ जाती है। ये अपने जब भैंसों की नस्लें और पढ़ेंगे उसमें मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। एक बार मोटी मोटी थने राम कहानी बता दिया। मुर्रा में सींग हो से जलेबी वर्गा, जाफराबादी सारों भारी हुआ है। नीली रावी को क्या होते हैं, जो रावी नदी है सतलज में, उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर रहती है तो इनको नीली रावी कह देते हैं। और वोल आइज पाई जाती है इनके अंदर, आंखें, अंदर आंखें या सफेद सी है। जाफराबादी को मिनी एलिफेंट, महसाना एक प्रकार के द्विसंकर से, दो मुर्रा और सूरती के संकर से। बदावरी में वसा ज्यादा होता है। और सूरती के सींग कैसे होते हैं बोलो, सूरती के सींग दांती वर्गा, हसिया आकार के सींग पाए जाते हैं। किसमें बोलो, अरे बोल, हाँ शाबाश, आकार के आधार पर। ठीक है, आकार के आधार पर कितनी होगी, 3। पहला वर्गीकरण अपने सामान्य वर्गीकरण पढ़ा, सामान्य वर्गीकरण अफ्रीकन और एशियन। एशियन को फिर आगे अपने 2 भागों में बांटा, एक जंगली और पालतू। पालतू को फिर 2 भागों में बांटा, एक कौन सी, रिवर और दूसरी कौन सी, स्वैम्प। रिवर में आती है भारतीय, और जो रिवर वाली है उन्हीं को आगे बढ़ रहे हैं। रिवर वाली को फिर 3 श्रेणियों में बांटा, भारी, हल्की, मध्यम। भारी के अंदर कौन सी है, मुर्रा, जाफराबादी, नीली वारी, नीली रावी सॉरी। मध्यम के अंदर कौन सी आ गई, महसाना, मैं भय, बदावरी, महसाना। और तीसरी हल्की, हल्की में कौन सी आ गई, अरे बोलो सूरती। शाबाश, होगी याद, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं कोई इच्छा टाबर हो रही तो आप पेपर पर मेल दिया, गोडो खड़े गोडो मेल दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, अब अपने बात करते हैं राजा भारतीय वर्गीकरण, यानी जो भारतीय नस्लों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितनी नस्लों में किया गया, 5 भागों के अंदर। जो अपने पास सारी नस्लें हैं, सारी नस्लों कितने भागों में वर्गीकृत करेंगे अपने, 5 भागों में। टोटल कितनी नस्लें अपने लिख रहे हैं, 17 नस्लें। कितनी नस्लें राजा, 17 नस्लों, कितने भाग, अरे 5 भागों में, ठीक है। पहली कौन सी, उत्तरी भाग में, उत्तर भाग में। उत्तरी भाग में 2 ही है, एक है मुर्रा और दूसरी है नीली रावी। उत्तर जो भारत है, उत्तर भारत के अंदर जो भारत का उत्तरी भाग है, यहाँ पर मुर्रा और नीली रावी आएगी।
गुजरात जो प्रदेश है, गुजरात, और इनका उत्पत्ति स्थल भी यही रहेगा, ठीक है। गुजरात के अंदर आएगी सूरती, महसाना, जाफराबादी और बन्नी। सूरती, महसाना और जाफराबादी। जामेसू, जामेसू, जामेसू बन, जामेसू बनी, जामेसू बनी, जामेसू बनी। जा का मतलब है जाफराबादी, मे का मतलब महसाना, सू का मतलब सूरती, बन्नी का मतलब बन्नी है। जामे सू बनी, जामे जब बढ़िया टाबर बने आल्यो, जामे सू बनी। जा का मतलब जाफराबादी, मे का मतलब महसाना, सू का मतलब सूरती और बन्नी बन्नी है। जामे सू बन्नी, ये कौन सी आती है? गुजरात क्षेत्र के अंदर आती है, जो गुजरात प्रदेश अपना उसमें। उत्तर प्रदेश के अंदर है बदावरी, बदावरा क्षेत्र यूपी का, बदावरी। इसके अलावा देखो मध्य भारत मिड में, अब इसके अंदर आती है नागपुरी, जिसे महाराष्ट्र, ये पंढरपुरी, पंढरपुरी है, इसको पंढरपुरी करो राजा, पंढरपुरी, पंढरपुर महाराष्ट्र, पंढरपुरी, पंढरपुरी। एक ही बात है, पंढर सही है, पंढरपुरी जब बिल्कुल एग्जैक्ट नाम लिया जाता है तो कौन सा लिया जाता है? पंढरपुरी। पंढरपुरी महाराष्ट्र की, मराठवाड़ी भी महाराष्ट्र की, यानी मध्य महाराष्ट्र के अंदर है। नागपुरी महाराष्ट्र में, पंढरपुरी और मराठवाड़ी, इसके अलावा कालाहांडी और चिलिका, कालाहांडी और चिलिका, ये किस में आती है बोलो? मध्य भारत के अंदर आती है। नागपुरी, पंढरपुरी, मराठवाड़ी, कालाहांडी और चिलिका। हांडी काली देखा चिखा कट जाए तो काला हांडी, चिलिका, मध्य भारत की नस्ल है ये। इसके अलावा नागपड मरा, नागपड के नहीं मरा, नाग जब पढ़ लिया ना तो मरा नहीं, तो नागपड के नहीं मरा। और काली हांडी देखी तो चीख निकल गई, तो नागपुरी, पड़ा का पंढरपुरी, मरा का मराठवाड़ी, काली हांडी और चिलका। नाग पढ़ कर नहीं मरा तो काली हांडी देख के चीख निकल गई, समझ के बात ना? ये मध्य भारत में नाग पढ़ा, नागपुरी, पंढरपुरी और मराठवाड़ी, तीनों महाराष्ट्र के अंदर। तो क्या हुआ कि जी काली हांडी देखी, काली हांडी देखी जो चिल्ला उठो तो चिल्का, चिल्का उड़ीसा के अंदर, महाराष्ट्र और उड़ीसा के अंदर। फिर आती है दक्षिण में आती है टोडा जो तमिलनाडु में है। इसके अलावा अन्य भैंस है, देखो ल्यूट है, ये असम में आती है, और ये स्वैंप भैंस है एक प्रकार की। कैसी है? स्वैंप, कीचड़ वाली भैंस है, दलदल वाली। ये बारगुर है, टीएन का मतलब तमिलनाडु है राजा, क्या है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। छत्तीसगढ़ी, गोजरी, ये पंजाब और हिमाचल में। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में और गोजरी पंजाब और हिमाचल में। टोटल देख लो 17 है। 1 2, ये 2 है कट्ठी, 2 मतलब सीधी दोइयां को नहीं, 1 2 और 3 करते होते। 1 होगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। टोटल कितनी होगी अपने पास? 17। ये जो 17 नस्लें हैं ये अब वर्तमान में अपने पास है। पहले अपने देखते तो 13 नस्लें हैं जो मान्यता प्राप्त थी, ये अपने आरबीएसई बुक में है। टोटल अब अपने वर्तमान में कितनी पढ़ते हैं? 17। 5 10 15 और 2 17, टोटल होगी 17। ठीक है क्या? हाँ, ये भारत के अंदर ये 5 भागों में मुख्य वर्गीकृत किया गया नस्लों में। उत्तरी भारत के अंदर गुजरात प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और साउथ दक्षिण भारत। समझ के बाद क्या? उत्तरी भारत के अंदर मुर्रा और नीली रावी 2, उत्तर में 2 है, उत्तर में केवल 2, मुर्रा और नीली रावी। गुजरात के अंदर अपने बात की थी जामेसुबनी, जामेसुबनी, जाफराबादी और महसाना, सूरती और बनी। उत्तर प्रदेश में एक है बदावरी, और मध्य प्रदेश में वही बात, नाग पढ़ के मरा नहीं, नागपुरी, पंढरपुरी, मराठवाड़ी। तो क्या हुआ कि जी काली हांडी दे के चीख निकल गई, तो काली हांडी और चिल्का ये उड़ीसा में, ऊपर वाले महाराष्ट्र में। साउथ के अंदर अपने पास कौन सी है? टोंडा। इसके अलावा ल्यूट है, बारगुर है, छत्तीसगढ़ है और गोजरी। ये हो गए किसके आधार पर? अपने 5 प्रकारों के आधार पर वर्गीकरण किया। 3 प्रकार के वर्गीकरण पढ़ लिए अपनों ने, एक आकार के आधार पर, एक सामान्य वर्गीकरण और तीसरा भारतीय नस्लों का 5। टोटल 17 है, उनके 5 आधारों पर वर्गीकरण कर दिया। एक अपने सामान्य वर्गीकरण करा कि अफ्रीकन होगी, एशियन होगी, जंगली, पालतू, एशियन, स्वैम्प। इसके अलावा भारी, हल्की और मध्यम। ये तो थी भैंसों की
सामान्य सामान्य इनका वर्गीकरण। अब अपने बात कर रहे हैं भैंसों की जो जनगणना हुई थी। देखो दो प्रकार के, दो जनगणना अपने सिलेबस के अंदर आती है। एक अपने बात करते हैं 2012 की और एक बात करते हैं 2019 की, है ना। एक तो अपने देखो जनगणना के अंदर पशुओं की कितनी संख्या थी, भैंसों की, अपने जितनी भी वीडियो बनाई है उनके अंदर गणना एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं, पशु गणना अलग अलग पढ़ रहे हैं ताकि वो उसी के साथ याद हो जाए, ठीक है। तो पशु गणना के अंदर अपने बात करते हैं तो पशु गणना के बारे में देखो राजा। पशु गणना अगर अपने देखी जाए, अपने बात कर रहे हैं 20वीं पशु गणना। 20वीं पशु गणना हुई थी 2019 में और 19वीं हुई थी 2012 के अंदर। 5 साल बाद 17 के अंदर ये हुई थी, लेकिन 19 के अंदर क्या हुआ था, ये प्रकाशित कर दिए गए थे आंकड़े। तो ये होगी 20वीं पशु जनगणना। 20वीं तो हुई 19 में और 12वीं हुई 19वीं 2012 के अंदर। अपने इसमें केवल भैंस की पढ़ रहे हैं। गायों की गणना अपने गायों के वाले टॉपिक में पढ़ चुके थे। लिंक सारी गायों की नस्लों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, और एक प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल इनमें पे जुड़ सकते हो, जिन सभी के लिंक आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। देखो राजा, पशु गणना अगर भैंसों की बात की जाए, 20वीं पशु गणना, ये भारत में बात कर रहे हैं। कहाँ पे बात कर रहे हैं अपने राजा? भारत के अंदर। भारत और राजस्थान दोनों में बात करेंगे अपने बात कर रहे हैं भारत के अंदर भैंस की गणना कर रहे हैं। 2012 में 19वीं पशु गणना और 2019 में 20वीं पशु गणना। ये सारे के सारे आंकड़े मिलियंस में है, सारे आंकड़े। देखो 2012 के अंदर जो 19वीं पशु जनगणना हुई उसमें भैंसों की संख्या थी 108.70 मिलियन। कितनी? 108.70 मिलियन 19वीं जनगणना में। 20वीं जनगणना में ये हो गई 109.85। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, आराम से सुनना। 19वीं जनगणना हुई थी राजा, देखो कब? 2012 में। 19वीं 2012 में और 20वीं कब हुई? 2019 के अंदर। तो 19वीं जनगणना थी, उसके अंदर भैंसों की संख्या 108.70 मिलियन में है, ये लाखों में नहीं है, मिलियन में कह रहा हूँ। और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो उस हिसाब से निकाल सकते हो, लाख में भी आप। 108.70 मिलियन जो बढ़कर कितनी होगी? 109.85 मिलियन। ये भारत की बात कर रहे हैं अपने, टोटल भारत की। वृद्धि कितनी हुई? 1.06% वृद्धि हुई, जो विश्व में भारत का स्थान कौन सा रखा देता है? पहला स्थान है भारत का भैंसों के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा अपने बात यही की थी, विश्व की जो श्रेष्ठ भैंसों की नस्लें हैं वो कहाँ पाई जाती है? भारत में ही होती है। तो 1.06% वृद्धि हुई, तो विश्व में भारत का स्थान कैसा बन गया? पहला। अभी इसी 20वीं जनगणना को राजस्थान के मद्देनजर अगर देखे जाए, राजस्थान के भी यहाँ पे देखा जाए तो वही 19वीं जनगणना और ये 20वीं। 19वीं जनगणना के अंदर राजस्थान में 12.97 मिलियन भैंसें थी, जो बढ़कर 13.69 मिलियन हो गई। 13.69 मिलियन। वृद्धि कितनी हुई? देखो 5.53 यानी 5.3% वृद्धि हुई भैंसों की नस्लों में। यानी देखो वृद्धि हुई है भैंसों के अंदर। गायों में वृद्धि हुई थी, भैंसों की नस्लों में वृद्धि हुई है 19वीं और 20वीं जनगणना में, 2012 और इसके अलावा 2019 के अंदर। 19 में 20वीं पशु जनगणना हुई, जिसमें राजस्थान के अंदर भैंसों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई? ये प्रश्न चाहे आप जेट देख लो, चाहे पशु परिचर ले लो, कोई भी एग्जाम, ICR, BHU, सभी एग्जामों के अंदर ये पूछे जाते हैं। तो वृद्धि कितनी हुई भारत के अंदर? अगर वृद्धि पूछे तो कितनी? 1.06 और राजस्थान में 5.53% वृद्धि हुई। समझ के बात क्या? 108.70 भारत के अंदर है, 109.85, 1.06 वृद्धि हुई। राजस्थान में 12.97 मिलियन, 13.69 और 5.53% क्या हो गई? वृद्धि हो गई भैंसों के अंदर। ठीक है, भैंस और 12-13 होगी, ये तो 12-13, ठीक है ना। तो ये तो सिद्धि होगी। 2012 में 12% और आगे 19 के अंदर अपने 9 यहाँ से निकाल लो, 1 बढ़ा के सीधा कर दो 13, 12-13 है। 19वीं पशु जनगणना और 20वीं 12-13, ठीक है। 97-69, 12.97, 13.69, 5.53% वृद्धि हुई। ये अपने इसकी वृद्धि थी। इसी के साथ अपने और देखते हैं राजा। अब अगर अपने बात करें राजस्थान के अंदर सर्वाधिक भैंसें, राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की बात करें तो जयपुर पहले नंबर पर है, 1.2 मिलियन भैंसें जयपुर में हैं। और दूसरे नंबर पर आता है अलवर, 1.14। पहले नंबर पर है जयपुर
जयपुर के अंदर जो भैंसों की संख्या है वो 1.2 मिलियन है और अलवर में है 1.14 मिलियन। देखो फर्स्ट है जयपुर और सेकंड कौन है, अलवर। तो प्रश्न आता है राजस्थान, ये किस हिसाब से है, 20वीं पशु जनगणना के हिसाब से अपने बात कर रहे हैं, जो 2019 के अंदर हुई है। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें जयपुर में है, दूसरे नंबर पर अलवर है। जयपुर में 1.2 मिलियन है और अलवर में 1.14 मिलियन है। 20वीं पशु जनगणना 2019 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भैंस के अंदर, ये पूरे भारत की बात हो रही है, पूरे भारत में अनुसार भारत, पूरे भारत में प्रथम स्थान पर कौन है, यूपी 33 मिलियन भैंसे हैं। द्वितीय स्थान पर राजस्थान है 13.7 मिलियन और तीसरे स्थान पर है गुजरात। ये है भैंसों का आंकड़ा। तो एक तो 2012 के अंदर हो गई अपने 19वीं पशु जनगणना और एक राज्य हो गई 2020 के अंदर 19वीं पशु जनगणना। 2020 के अंदर जो 19वीं पशु जनगणना हुई उसके अंदर पहले नंबर पर जयपुर है, दूसरे नंबर पर कौन है, अलवर। जयपुर के अंदर 1.2 मिलियन है भैंसों की संख्या और फर्स्ट है, और अलवर के अंदर 1.14% है, और राजस्थान के अंदर वही 12.97 और 13.69, 5.53% क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। ठीक है, और 20वीं पशु जनगणना में पहले नंबर पर यूपी आते हैं, दूसरे पर राजस्थान आता है, तीसरे पर कौन आता है, गुजरात। 33 मिलियन, 13.7 मिलियन और सीधा गुजरात के अंदर ये आती है। तो ये है भैंसों का वर्गीकरण। आज अपने बात करिए सामान्य भैंसों के जितने वर्गीकरण से संबंधित शब्दावलियों की, कि अपने बात करी। देखो राजा, एक बार मैं बड़ा रिपीट कर दूं। सामान्य वर्गीकरण अफ्रीकन, एशियन, पालतू, जंगली, रिवर और स्वैम्प। इसके बाद अपने बात कौन सी करी, इसके बाद अगर अपने बात करें भारत के अंदर प्रकारों के आधार पर, तो अपने 5 पढ़ ली। उत्तर भारत, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तरी भारत, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, दक्षिण और अन्य पढ़ ली थी, जिसके अंदर सारी। उसी के बाद अपने उनके श्रेणी के आधार पर पढ़ ली। तो जैसे मध्यम थी, भारी थी और हल्की श्रेणी के अंदर। मध्यम के अंदर मैंने कहा मब पढ़ना, महसाना और बदावरी, हल्की सूरत है ही। इसके अलावा मुरा, जाफराबादी, नीली रावी रही जाएगी। उसके बाद अपने पढ़ लिया था वर्गीकरण के अंदर जो भैंसों का पशु गणना 19वीं और 20वीं पशु जनगणना 2012 और 2019 के अंदर 108.70 मिलियन, 109.85, 1.6%, 1.06 पहला स्थान राजस्थान का। वैसे अपने आएगी आप दूसरा। और भैंसों की राजस्थान में 12.97, 13.69, 5.53% वृद्धि। इसी के साथ जयपुर का पहला स्थान था, अलवर का दूसरा स्थान। भैंस प्रथम यूपी है, दूसरा राजस्थान और तीसरा कौन है, गुजरात। आगे बात समझ में, ये है भैंसों का सामान्य वर्गीकरण और भैंसों की पशु गणना। समझ के बाद इन सभी के आप शानदार नोट्स बनाओ, इन सभी को आप बेहतरीन तरीके से पढ़ो और शानदार आपकी मेहनत रह जाए। मैं हमेशा कहता हूँ, देखो जब पढ़ने बैठो ना तो ईमानदारी से पढ़ो। ऐसे नहीं कि भी दिखावा, किताब खुली है माँ फोन चलाने लाग रहे हो, ऐसा दिखावा मत करो। किसी को धोखा नहीं दे रहे, आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं ऐसी स्थिति के अंदर। समझ के बात, ईमानदारी से पढ़ोगे तो माँ सरस्वती आपका ऋण 1% भी नहीं रखेगी, सूद समेत आपको वापस मिलेगा। तो आप शिद्दत से मेहनत करें, बढ़िया पढ़ें, अच्छी मेहनत करें। एग्रीडोज बाय पीके की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।